नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। उत्तर प्रदेश की जिस धरती में सूरदास, कबीर, भारतेंदु, हरिश्चंद्र जैसे हिंदी के कई बड़े साहित्यकार हुए, उसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी में फिसड्डी है। हिंदी की बदहाली पर सवाल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजों से उठ रहे हैं। आपको हैरत होगी कि इस बार यूपी हाईस्कूल परीक्षा में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं हिंदी की परीक्षा में फेल हो गए। इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा में करीब 34,74,000 छात्र छात्राओं ने हिंदी की परीक्षा दी, जिसमें 33,71,000 परीक्षार्थी पास हो पाए, जबकि 1,03,083 छात्र हिंदी की परीक्षा पास ही नहीं कर पाए। हिंदी विषय में फेल हुए इन सभी छात्रों को 11वीं में दाखिला नहीं मिलेगा, बल्कि 10वीं की कक्षा की पढ़ाई भी करनी होगी। देश के सबसे बड़ी हिंदी भाषी राज्य की बात करें तो इतने बड़े पैमाने पर हिंदी विषय में छात्र छात्राओं का फेल होना वाकई एक हैरानी की बात है। और मंत्री जी देखिए, माला पहन रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन 10वीं के नतीजों में हिंदी में 1 लाख से ज्यादा छात्र जो फेल हुए हैं, इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी छात्रों के फेल होने के पीछे सूबे की शिक्षा की बदहाली को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यजनक समाचार हैं। पहले तो जो छात्र पास हुए हैं उनको बधाई, लेकिन यह प्रकट करता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसे गिर रहा है। पिछली बार की तुलना में इस बार आप हाई स्कूल का रिजल्ट देखें तो लगभग 2% और इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो 3.5% का डिटेरिएशन हुआ है। और दुखद स्थिति यह है कि 1 लाख से ऊपर 18% के लगभग बच्चे केवल हिंदी में फेल हुए। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर हिंदी विषय में छात्र कैसे फेल हो गए, इस पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री महबूब अली सफाई दे रहे हैं। महबूब अली ने कहा कि करीब 5 लाख छात्रों ने ना तो परीक्षा ही नहीं और ना ही सरकार के नकल रोकने के सख्त कदम उठाए गए। इसका असर नतीजों पर पड़ा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि छात्रों ने परीक्षा में ढिलाई बरती, सरकार ने नकल रोकने में भी ढिलाई बरती। जहां तक फेल होने की बात है, देखिए 5.5 लाख बच्चा तो इस बार एग्जाम छोड़ गया था और 3.5% रिजल्ट भी डाउन हुआ है। और जो अपने आप को ये समझते थे कि हाँ कुछ जनपद के हाँ वो शिक्षा पता नहीं क्या है, इसमें शिक्षा में भी कुछ लोग बताते क्या माफिया भी कोई है, लेकिन ये साबित हो गया उन जनपदों में कि हाँ नहीं चल पाएगा। जो मार्किंग उस पर भी हमने ध्यान दिया है, देने की आवश्यकता है और इसको लगातार मॉनिटर करने की आवश्यकता है, तभी स्तर सुधरेगा। एक महत्वपूर्ण राज्य यहां पर है। हिंदी के तमाम गौरवशाली शख्स यहां पर पैदा हुए हैं। कलम की धरती भी यहां पर कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की स्थिति, वो भी हिंदी में, आप समझिए कि कितना बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है व्यवस्था को लेकर। वहीं हिंदी विषय छात्रों के फेल होने के बाद शिक्षाविद भी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शिक्षाविद आरपी मिश्रा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारा तो मानना है कि सरकार शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय शर्मा जी की मांग थी कि शिक्षा पर कम से कम 10% बजट खर्च किया जाए। 10% दूर मुश्किल से 3-4% खर्च होता है। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड के तहत इस साल 10वीं की परीक्षा में कुल 34,98,430 छात्रों ने हिस्सा लिया। इसमें 83.73% छात्रों को सफलता मिली। इसमें लड़कियों के पास होने का फीसदी 88.34 रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 79.7 रहा। अमेठी में रद्द किए गए फूड पार्क को लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। लंबे वक्त बाद अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फूड पार्क के मुद्दे को लेकर केंद्र पर हमला बोला। अमेठी की जनता के बीच राहुल गांधी ने कहा कि ये फूड पार्क उनसे नहीं बल्कि अमेठी के किसानों से छिना है। इसके साथ राहुल ने कहा कि अमेठी में फूड पार्क को वापस लाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ने को तैयार हैं। सोच थी कि हम अमेठी, रायबरेली और पास के डिस्ट्रिक्ट्स के पास के जिलों के किसानों की मदद करें और हमने फूड पार्क बनाने की सोच रखी थी और हमने काम शुरू किया था। फूड पार्क में यहाँ पे पास में 40 फूड प्रोसेसिंग के कारखाने लगे, जमीन मिल गई, फूड पार्क का पूरा काम शुरू था और मोदी जी की सरकार ने
सिर्फ बदले के कारण, और कोई कारण नहीं था, सिर्फ बदले के कारण उस फुटपाथ को कैंसिल। वहीं केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर ने राहुल गांधी के दावों को खोखला बताया और कहा कि राहुल गांधी इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं जिनकी समझ उन्हें है नहीं। राहुल गांधी जी लगाने के लिए सीरियस होते तो मुझे बेहद खुशी होती, लेकिन ना वो सीरियस थे और ना ही वो पार्टी सीरियस थी। राहुल गांधी से पूछा गया कि अमेठी में ये फूड पार्क कहाँ लग रहा है, उनको जगदीशपुर का नाम भी नहीं पता था, सिर्फ अमेठी में लग रहा है। पता नहीं आपने ट्विटर पढ़ा कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं पढ़ा है तो आई सजेस्ट किसी को भेज के पूछें कि लग कहाँ पे रहा है। उन्होंने ना ही तो जमीन फूड पार्क के नाम पे करवाया, ना ही उधर एक गड्ढा खोदा या एक ईंट लगाया या कुछ भी, एक काम भी नहीं हुआ 2012 तक। उन्हीं की सरकार के टाइम, उन्हीं के मंत्री में, उन्हीं के सब में उनको शो कॉज नोटिस इशू किया कि आपका ये पार्क तो आज चल जाना चाहिए, लेकिन आपने तो एक ईंटा भी नहीं लगाया, तो इसको कैंसिल क्यों ना किया जाए। अब मैंने जब फाइल निकाली, आप हैरान रह जाएंगे कि मेगा फूड पार्क के नाम पे क्या मेगा झूठ बोला जा रहा था। लेकिन 12 से लेकर 14 तक उन्होंने वो जमीन भी अपने मेगा फूड पार्क के नाम पे इसलिए नहीं कराई क्योंकि कहते जब तक हमको ये यूनिक एडवांटेज सस्ती पावर का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से नहीं मिलता, हमारा ये पूरा मेगा फूड पार्क ही अनवायबल है विदाउट दिस यूनिक एडवांटेज। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के अमेठी दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 10 साल बैड गवर्नेंस और 1 साल निराशा छोड़कर अमेठी की जनता को पिछले 11 सालों में कुछ मिला ही नहीं। 10 साल बैड गवर्नेंस और 1 साल निराशा छोड़कर इन 11 सालों में राहुल जी के नेतृत्व में अमेठी को कुछ नहीं मिला। आज भी कुछ रूखे भाषण मात्र इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया में प्रश्न उठ रहे थे कि 10 साल सरकार में रहने के बाद भी आपने अमेठी के लिए क्या किया, देश तो दूर की बात है। तो इन प्रश्नों का जवाब है स्वाभाविक राहुल जी के पास है नहीं, तो उनका कटाक्ष करना नरेंद्र मोदी पर अथवा सरकार पर स्वाभाविक है। राहुल गांधी के अमेठी दौरे पर कई तरह के अलग रंग भी देखने को मिले हैं। राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की, राहुल ने किसानों की समस्याएं सुनी। वहीं राहुल गांधी ने आगे की रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ पेड़ की छांव में बैठकर रणनीति बनाई। इसके बाद राहुल गांधी ने पेड़ के नीचे खड़े होकर खाना भी खाया। राहुल गांधी अमेठी दौरे के पहले दिन तिलोई विधानसभा के हथबा गांव पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने एक पेड़ के नीचे किसानों की समस्याएं सुनी, चौपाल लगाई। राहुल ने एक एक कर किसानों से बात की। राहुल गांधी सामने थे, लिहाजा किसानों ने मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन की पोल खोली। हथबा में मुआवजे को लेकर जब एक किसान ने अपनी परेशानी राहुल को बताई तो राहुल ने तिलोई के एसडीएम की क्लास लगा दी। एसडीएम से राहुल गांधी ने कड़े लहजे में सवाल जवाब किए। वहीं राहुल गांधी ने किसानों की बदहाली के लिए केंद्र सरकार को ही दोषी ठहरा दिया। सर्वे नहीं हुआ, यहाँ लेखपाल नहीं आया। इनका ये भी कहना है कि यहाँ 7 लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया गया है जिन्होंने अपनी जुताई भी नहीं की है। तो इन चीजों को आप थोड़ा देख लीजिए। साहब कम से कम 15 हैंड पंप निष्क्रिय पड़े, उसको रिपोर्ट कराएंगे। तो प्लीज आप यहाँ पे अपना सर्वे करा लीजिए और यहाँ कॉम्पेंसेशन मिल जाना चाहिए। हाँ, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संसदीय क्षेत्र इनका अमेठी है। 3 दिन का दौरा है। दौरे के पहले दिन आज की तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई। दोपहर 12 बजे लखनऊ से सीधे अमेठी के इन्होना वो पहुंचे। राहुल का जोरदार स्वागत हुआ। राहुल ने करीब 12 मिनट किसानों को संबोधित किया। इसके बाद 12:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में वो तिलोई विधानसभा के मिर्जागढ़, शंकरगढ़, हथवा समेत 5 गांव में किसानों की पंचायतें करते नजर आए। इस दौरान राहुल ने किसानों के साथ बातचीत की। शाम करीब 6 बजे मुसाफिर खाना पहुंचे। राहुल एक कांग्रेस नेता के घर गए। दरअसल इस कांग्रेस नेता के बेटे की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। राहुल ने यहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद शाम करीब 6:15 बजे राहुल मुंशीगंज गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोश जमाने में सफल होते नहीं दिख रहे। कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी को नए सिरे से खड़े करने की जरूरत है, लेकिन राहुल गांधी पार्टी को उभारने में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि 2009 में कांग्रेस के नैया पार लगाने वाले कांग्रेस के युवराज में पार्टी को एक बार फिर से उभारने का मादा नहीं है। पार्टी में राहुल की ताजपोशी को लेकर एक राय नहीं दिखती है, जिसकी बानगी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से नजर आने लगी थी। जब पार्टी ने कई नेताओं की बात करें तो उन कई नेताओं ने सधे हुए शब्दों में राहुल को पार्टी की हार को लेकर सीधे जिम्मेदार ठहराया था।
कांग्रेस की बिगड़ती साख का असर पार्टी के सदस्यता अभियान पर साफ देखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो सितंबर में जो आखिरी टाइम होगा वह राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन राहुल की राह बेहद मुश्किल लात से गुजर सकती है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव होने और कांग्रेस का प्रदर्शन काफी हद तक राहुल की रणनीति पर निर्भर करेगा। इसके साथ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और पंजाब में अकाली दल का बोलबाला है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हालात बेहतर नहीं है। पार्टी का एक सिरा राहुल के नेतृत्व में बड़े बदलाव की उम्मीद लगाए, जिसमें सिर्फ युवाओं का ही बोलबाला है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। जी हां, बीजेपी बैक टू पवेलियन। राम मंदिर का मुद्दा अपने ट्रैक पर दोबारा बीजेपी आ रही। बीजेपी के एजेंडे में फिर एक बार प्रमुखता से उठाया जा रहा है। अयोध्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में शामिल होने आए युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बने, ये सभी की इच्छा है। अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी समेत प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि मोदी सरकार में राम राज्य कायम करने के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। कारसेवकपुरम में हो रही इस बैठक में उत्तर प्रदेश से करीब 700 युवा मोर्चा पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें 2017 की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक के जरिए केंद्र सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इस पर रणनीति आगे भी बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और इस देश का हर व्यक्ति ये चाहता है कि राम जन्मभूमि से जुड़े हुए लोगों की मन की जो इच्छा है आखिर वो पूरी होनी चाहिए। और मेरा केवल इतना कहना है, आज ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सब जुडिस है, इसके लिए कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये आप सब जानते हैं, देश के करोड़ों लोग चाहते हैं कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण हो। दिल्ली में हुए मनोज एनकाउंटर का सीसीटीवी फुटेज जी मीडिया को मिला है। इस वीडियो में देखा जा सकता है, वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि मनोज वशिष्ठ को पुलिस पकड़ने गई, फिर वहां उसे पकड़ने के बाद गोली मार दी गई। इसमें मनोज की मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस कह रही है कि मनोज ने पहले गोली चलाई थी। बीएस बस्सी काफी सक्रिय हैं, क्योंकि सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर यहां पर आरोप लग रहे हैं इस फेक एनकाउंटर को लेकर। रेस्टोरेंट में जो लाइव एनकाउंटर हुआ था उसकी तस्वीर 16 तारीख की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहीं दिल्ली में एनकाउंटर में मारे गए मनोज वशिष्ठ के परिजनों ने आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने 5 सदस्यों की एसआईटी से एनकाउंटर की जांच का ऐलान किया है। सेंट्रल रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली के सागर रत्ना रेस्टोरेंट में मुठभेड़ में पुलिस ने मनोज वशिष्ठ को मार गिराया था। पुलिस के मुताबिक मारे गए मनोज वशिष्ठ की धोखाधड़ी के कई मामलों में तलाशी और खबर मिलने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे न्यू राजेंद्र नगर के सागर रत्ना रेस्टोरेंट में घेरा। पुलिस के मुताबिक मनोज वशिष्ठ ने पुलिस को देखकर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मनोज वशिष्ठ मारा गया। मनोज की पत्नी प्रियंका वशिष्ठ ने एनकाउंटर को फेक बताया। वो बागपत के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी जो है इज गोइंग टू बी सुपरवाइज्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। इसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स भी हैं। तो मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले की वीडियो सामने निकल कर आई है। पुलिस साफ तौर पर यहां पर कह रही है कि पुलिस तो दबोचने गई थी, लेकिन पहले गोली मनोज ने चलाई जवाबी कार्रवाई में, फिर मनोज को मारा गया। हालांकि मनोज वशिष्ठ की पत्नी प्रियंका वशिष्ठ का कहना है कि एनकाउंटर फेक था, उनके पति को, उनके पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है। इसमें 2 राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व है, उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस।
आगे बढ़ते उन्नाव से खबर आ रही है। आरटीओ दफ्तर में कई राउंड फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि दलाली के वर्चस्व को लेकर ये फायरिंग है। फायरिंग के बाद इलाके में भगदड़ की स्थिति मच गई है। अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि ये दो दलाल के जो गुट है वो काफी समय से सक्रिय थे और जिस तरीके से उन्होंने कानून को हाथ में लिया हुआ है, किसी का भी खौफ नहीं है। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आरटीओ दफ्तर में फायरिंग के बाद क्या हुआ, दो दलालों का गुट इस तरीके से सक्रिय है कि एक का बोलबाला ना हो जाए तो दूसरा लड़ाई पर आमदा हो जाता है, जिसके कारण पब्लिक प्लेस पर यह सब हुआ है, वो भी आरटीओ दफ्तर तक को नहीं छोड़ा गया। बता रहे आरटीओ ऑफिस आ गए। कई राउंड फायरिंग के बाद आरटीओ दफ्तर अब खाली करा दिया गया है। बदायूं में गंगा में डूबने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। तीनों के शव को बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि तीनों लोग कछला घाट पर स्नान करने के दौरान गए थे, जहां यह हादसा उनके साथ हो गया। मृतकों में एक महिला भी बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि मैं उन सांसदों में शामिल हूं जिनके प्रस्ताव यूपी सरकार ने लटकाए हैं। इस बारे में राज्य सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये प्रस्ताव क्यों लटकाए गए हैं। आपको बता दें कि वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं और उनके कई प्रस्ताव हैं क्षेत्र के विकास को लेकर, और आरोप ये कि वो प्रस्ताव आगे तभी बढ़ेंगे जब यूपी सरकार उसमें मदद करे। वो मदद करने की बजाय उस प्रस्ताव को लटका रही है। ये केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रिटायर्ड का आरोप। और बात होगी फटाफट खबरों की। एनआरएचएम घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बाबू सिंह कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दायर की थी। जीआरपी लखनऊ ने ट्रेनों में लूटपाट करने वाले सासी गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार बदमाशों में गिरोह का सरगना सुरेंद्र सासी शामिल है। इस गैंग के सदस्य ट्रेनों में यात्रियों को जहरीला पदार्थ खिलाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। सीतापुर में थाईलैंड से तस्करी कर लाई गई लाखों की हेरोइन पकड़ी गई है। थाईलैंड से नेपाल के रास्ते लाई गई करीब 400 ग्राम हेरोइन की कीमत 80 लाख के करीब है। इस मामले में क्राइम ब्रांच और सीतापुर पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। आगरा के शाहगंज इलाके में पुलिस ने आईपीएल के मैच पर सट्टा लगाते 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इनके पास से 2 लाख रुपए समेत 14 मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि इस गिरोह के तार मुंबई दिल्ली से जुड़े हो सकते हैं। उन्नाव में कानपुर से पेशी पर लाए गए कैदी के फरार होने का मामला सामने आया। ईदगाह रोड के रहने वाले अतीक नाम के कैदी ने पेशी के बाद सिपाहियों से उसे घर ले जाने को कहा, जहां से वो फरार हो गया। फरार कैदी पर हत्या के कई केसेस दर्ज हैं।